हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? एक्चुअली मैं 2 से 3 घंटे से प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ रतन टाटा जी के सर के ऊपर एज़ अ ट्रिब्यूट टू हिम। बट मैं 2 घंटे से प्रैक्टिस कर रहा हूँ बोलने की, बैकग्राउंड सेटिंग की, स्क्रिप्ट रीडिंग की, जो मैंने रिसर्च की है उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, बट मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब बार-बार मुझे रीटेक्स लेने पड़ रहे हैं, फिर मुझे लग रहा है मैं एडिटिंग में कन्फ्यूज़ हो जाऊँगा, ये हो जाऊँगा। तो तो बेसिकली अभी मैंने सोचा कि मैं एक ऑर्गेनिक वीडियो बनाता हूँ कि ठीक है, ये सब छोड़ देते हैं, सेटिंग्स, कैमरा सेटिंग्स, बैकग्राउंड सेटिंग्स एंड ऑल। और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है। 2 घंटे शायद निकल चुके हैं, मुझे टाइम भी नहीं पता, मैंने फ़ोन पता नहीं कहाँ रख दिया है। तो तो शुरू करते हैं, ऐसे ही शुरू करते हैं, एक ऑर्गेनिक वे में, क्योंकि ये मेरा यूट्यूब मेकिंग वीडियोज़ मेरा एक पैशन है। ये अपार्ट फ्रॉम माय वर्क है, जो मैं काम करता हूँ, उसके अलावा ये काम है। तो मुझे लगा कि ये सब के चक्करों में ना पड़ के एक अपना ऑर्गेनिक वे स्टार्ट करते हैं। तो तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने एक स्क्रिप्ट रेडी की है, पीछे मेरे मेरे सामने एक डेस्कटॉप भी है इस कैमरा के पीछे। तो मैं वहाँ से कुछ-कुछ हेल्प लूँगा और रेफ़रेंस लूँगा पढ़ने के लिए, एंड देन पॉइंट्स तो मुझे याद ही है क्योंकि मैं इतनी बार स्क्रिप्ट पढ़ चुका हूँ सुबह से। मैं मैं कम से कम 2 दिन से रिसर्च कर रहा हूँ इस टॉपिक के ऊपर। मतलब मैंने पहले बुक्स भी पढ़ी है, टू बी ऑनेस्ट, और मेरे पास ऑलरेडी मटेरियल था। जब मैं एमबीए में था ना, तो हमें डेफ़िनेटली रतन टाटा जी के ऊपर और टाटा ग्रुप के ऊपर केस स्टडीज़ दी गई होती थी पढ़ने के लिए। सो मुझे काफ़ी मटेरियल याद भी है, और मैंने कुछ अभी रिवाइज़ किया है और कुछ न्यू ऐड किया है अपने डेटा में, एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट एनी डिले। ओके, सो 9 अक्टूबर 2024, इस दिन पे हमको पता चलता है कि रतन टाटा जी हम सबको विदा कर चुके हैं और इस मायावी दुनिया को छोड़ चुके हैं। पर मायावी दुनिया तो हमारे लिए है, वो इस दुनिया में, मायावी दुनिया में रह के भी ना रहना उन्होंने वैसा कर दिखाया आखिर, क्योंकि क्योंकि हम सब तो पैसे के लिए ही जीते हैं। मतलब पैसा बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन उन्होंने लोगों को मायने अहमियत दी, लोगों की वैल्यू की उन्होंने, ये वो हमें सिखा गए रतन टाटा जी। तो स्टार्ट करते हैं उनके फैमिली ट्री के बारे में। जो रतन टाटा जी के जो ग्रैंडफ़ादर थे, जमशेदजी टाटा, उन्होंने टाटा इंडस्ट्रीज़ को शुरू किया और उनको पायोनियर ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री भी कहते हैं। सो जमशेदजी टाटा के 2 बेटे थे, दुबराजी टाटा और रतन जी टाटा। आप कंफ्यूज नहीं होना, रतन टाटा नहीं, रतन जी टाटा। यहाँ सर रतन टाटा, ये मैंने जो डेटा निकाली है ना, वो मैंने टाटा के वेबसाइट से ही निकाली है। सो सो दुबराजी टाटा और रतन जी टाटा। लेकिन जब रतन जी टाटा की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी वाइफ नवजभाई टाटा एक बच्चे को अडॉप्ट करती है। ये ये एक ऑर्फनेज रहता है मुंबई में, मतलब अभी भी है, पेटिट पैरिस ऑर्फनेज, पारसी ऑर्फनेज, आई एम सॉरी, पेटिट पारसी ऑर्फनेज। वहाँ से एक बच्चे को अडॉप्ट करती है जिनका नाम होता है नवल भाई टाटा और नवल टाटा। सो जो नवल टाटा थे ना, वो एज अ अडॉप्टेड चाइल्ड टाटा फैमिली में आते हैं। और ये कहते हैं, कहीं कहीं वेबसाइट्स पे ये भी लिखा हुआ है कि ये हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे, बट इनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी फैमिली की, तो ये ऑर्फनेज में रहने गए। सो वहाँ पे नवल भाई टाटा, आई एम सॉरी, नवज भाई टाटा जी उन्हें अडॉप्ट करती है और उनका नाम नवल टाटा होता है। उन्हें टाटा सरनेम देती है, एंड देन नवल टाटा जी को 2 बच्चे होते हैं, रतन टाटा, जिम्मी टाटा, और एक बच्चा होता है जो उनकी सेकंड वाइफ से होता है, नोएल टाटा। ओके, सो रतन टाटा एंड जिम्मी टाटा ये दोनों सगे भाई थे, एंड नोएल टाटा उनके उनके हाफ ब्रदर बोल सकते हैं उनके हम, हाँ, उनके हाफ ब्रदर थे। सो सो उनकी जो दोनों वाइफ थी ना, उनका नाम भी मैंने लिखा है, सोनो एंड सिमोना टाटा। सो सोनो कॉमिसरियत, ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा था, बट मैंने प्रोनाउंसिएशन कैसे करते वो भी मैंने सर्च किया। ये कॉमर्सरियत सोनो उनकी माताजी का नाम है, रतन टाटा जी की एक्चुअल माताजी का नाम। बट जब टाटा जी जब छोटे थे ना, तो बचपन में ही उनके माता-पिता का डाइवोर्स हो गया, तो उनका जो जीवन था ना, बहुत ही मुश्किल हो गया रहना। और
उनकी परवरिश जो थी ना, उनकी और उनके भाई की परवरिश उनकी माताजी ने दादी जी ने, दादी माँ ने की, उनकी दादी माँ ने। सो वो अपने दादी माँ के साथ ही रहते थे और अपनी स्कूलिंग उन्होंने कैथेड्रल स्कूल ऑफ मुंबई, जॉन कैनन स्कूल, ये 2 स्कूल्स में से उन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी की और फिर वो अपनी पढ़ाई के लिए आगे न्यूयॉर्क चले गए। और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से उन्होंने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की। सो मैंने और थोड़ा रिसर्च किया कि ये स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में क्या पढ़ाया जाता है, तो येस, इसमें स्टील के बारे में पढ़ाया जाता है मेजरली, स्टील डिज़ाइनिंग एंड ऑल, इसके बारे में। तो मेरे ख्याल से ये जो उनकी स्किल्स है ना, सो टाटा स्टील ने जिस लेवल पे ग्रो किया है, उसमें उनको हेल्प मिली है। मेरे ख्याल से उनमें एप्लीकेशन करने में उनको हेल्प मिली। एंड देन फिर उसके बाद वो अपना अपना एमबीए करते हैं। ओके, एक एडवांस एमबीए कोर्स करते हैं 1962 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से। वो समय पे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल एक इंडियन के लिए जाना तो बहुत बड़ी चीज़ थी, बहुत बड़ी, आई थिंक सो। सो यस, मे बी ये एक प्रेस्टिजियस फैमिली है तो उन्हें एक ये प्रिविलेज मिला कि वो बाहर जाकर पढ़ सके, क्योंकि आज बहुत मुश्किल है बाहर जाकर पढ़ना, और इजी भी है, मैं ये भी कहूँगा, क्योंकि आज एक्सपीरियंस एक मिडिल क्लास भी जाके पढ़ सकता है बाहर। सो जब वो बाहर गए, उन्होंने अपना एमबीए कंप्लीट किया एंड देन उनके बाद उनकी फर्स्ट जॉब ना आईबीएम में लगी थी। ये थोड़ा सोच के मैं जब ये फर्स्ट टाइम पढ़ा था ना, तो मैं एक शॉक हो गया कि अरे, रतन टाटा जी, जो कि क्योंकि आज कैसा होता है ना कि वी आर गोइंग इन अ वर्ल्ड वेयर वी हैव अ वर्ड कॉल्ड एज अ नेपोटिज्म। सो नेपोटिज्म इज अ वेरी फेमस वर्ड, कि ये वो होता है कि एक पिता अपने बच्चे को आगे करता है हर चीज़ में। सो आगे करना यानी कि उसे हर चीज़ का फ़ेवर देता है, हर चीज़ का एक प्रिविलेज मिलता है, फिर चाहे वो सिनेमा वर्ल्ड हो या फिर बिज़नेस वर्ल्ड हो। कहते हैं ना, राजा का बेटा राजा ही बनेगा। इन शॉर्ट ये होता है नेपोटिज़्म। ओके, सो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, ये होता है नेपोटिज़्म। बट इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा व्यापार होने के बाद भी, इतनी बड़ी कॉन्ग्लोमरेट होने के बाद भी, वो आईबीएम में जॉब कर रहे थे। ये चीज़ मेरे को ना शॉक करती है, और ये चीज़ एक हमें सिखाती भी है कि कि आपको ना डेफ़िनेटली, भले आपका एक बिज़नेस हो, भले आपका एक बहुत बड़ा व्यापार हो, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना बाहर जाना चाहिए पहले शुरुआती दौर में, क्योंकि जो बातें आपको वहाँ सीखने मिलेगी ना, वहाँ पे आपको गालियाँ पड़ेगी एक्चुअली में, मैं ये सच्ची बात कहता हूँ। वहाँ पे आपको ना गालियाँ पड़ेगी लिटरली, और वो गालियाँ ना आपको तराशेगी। एक हीरे को कैसे तराशती है गालियाँ, एक एक हीरे को कैसे तराशा जाता है, उसी तरह मीन्स आपको तराशा जाएगा। एक स्ट्रगल होगी, बहुत ही एक स्ट्रगल होगी, और वो प्रिविलेज नहीं मिलेगा, एक सेफ्टी एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। और जब सेफ्टी एनवायरनमेंट नहीं मिलता ना, तो लोग, यानी कि जो इंसान रहता है ना, वो खुद को मॉडिफाई करता है, खुद को बदलाव लेके आता है और खुद की स्किल्स डेवलप करता है। तो आई थिंक सो ये एक उनके लिए बहुत अच्छा मौका था कि उन्होंने आईबीएम में जॉब की। और उसके बाद जब उन्हें टाटा ग्रुप में बुलाया गया ना, तो उन्होंने आईबीएम के टाइपराइटर से ही अपना बायोडाटा रेडी किया एंड देन फिर टाटा ग्रुप में भेजा कि ये मेरा बायोडाटा है। एंड देन इंटरव्यू शेड्यूल और ये सब हुआ एंड देन उनको हायर किया गया। ये चीज़ भी मुझे अजीब लगती है, मीन्स मतलब टाटा उस लेवल पे इतना एफिशिएंटली काम कर रहा था वो टाइम पे, कि अगर खुद के मतलब खुद के बेटे को लेना है तो भी मीन्स इतनी फॉर्मेलिटीज़ फ़ॉलो की गई, क्योंकि यूजुअली ऐसे होता है कि बेटा सीधा जाता है ऑफ़िस में एंड चेयर मिल जाती है कि ये आपकी चेयर है, आप बैठिए एंड यू कैन स्टार्ट रीडिंग, ऑर्डरिंग एनीथिंग व्हाट यू वांट। रीडिंग, ऑर्डरिंग, इट मीन्स टू से दैट स्टार्ट रीडिंग रिपोर्ट्स एंड मैनेजिंग द थिंग्स। सो फिर जब यूएस में वो रह रहे थे, आईबीएम में थे, तो अ, उसी दौरान उनको एक लड़की से प्यार हो गया। मैंने बहुत रिसर्च किया एक्चुअली, बट ये कहीं पे भी डिस्क्लोज़ नहीं किया गया है, वो लेडी का नाम कहीं पे भी डिस्क्लोज़ नहीं है। सो सो जब जब उन्हें उस लड़की के साथ प्यार हुआ ना, तो उन्होंने शादी करने का भी डिसाइड कर दिया था और वो कैलिफ़ोर्निया सेटल होने वाले थे। ये उन्होंने इंटरव्यू में बताया है। ओके, सो सो उन्हें उस दौरान एक कॉल आता है और उन्हें उस कॉल में पता चलता है कि उनके माताजी की तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें फ़ॉरेन इंडिया आना पड़ता है उस चीज़ की वजह से। और जब वो अपनी पार्टनर को कहते हैं कि आप भी इंडिया आ जाइए, हम यहाँ सेटल होंगे, तो उसमें भी टर्म्स नहीं सेट होते एंड उनकी पार्टनर उन्हें मना कर देती है, बट ऑब्वियस सी बात है। सो वो शादी भी नहीं हो सकी, तो वो शादी होते-होते रह गई, उनकी पहली जो
जो उनका पहला प्यार था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया एंड देन वो फिर टाटा ग्रुप ज्वाइन कर देते हैं। और जब वो टाटा ग्रुप ज्वाइन करते हैं, एक्चुअली उन्हें जमशेदजी टाटा 1962 में इंसिस्ट करते हैं कि आप टाटा ग्रुप ज्वाइन करिए जब वो इंडिया आ जाते हैं। एंड जब वो टाटा ग्रुप ज्वाइन करते हैं ना, तो शुरुआती दौर में उन्हें उन्हें का नेल्को की जिम्मेदारी दी गई होती है। नेल्को जो है ना, नेल्को वो एक टाटा ग्रुप का पार्ट था एंड जो कि काफ़ी स्ट्रगलिंग वेंचर था। ओके, और लॉस मेकिंग वेंचर था। सो सो वहाँ पे वो जब जाते हैं ना, वो अपनी स्किल्स और अपनी एबिलिटी से ना उसको रिवाइव करते हैं नेल्को को। एक्चुअली एक्चुअली नेल्को को रिवाइव करते हैं और उसे एक प्रॉफिटेबल कंपनी में भी कन्वर्ट करते हैं। ये जो नेल्को थी ना, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पे फोकस करती थी मेनली। सो सो बट इवेंचुअली ऐसा होता है कि रतन टाटा रिवाइव करने के बाद भी ना उस कंपनी को कंटिन्यू नहीं कर पाते और एक स्ट्रगल के साथ कंपनी जाती है एंड मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि इस कंपनी को बंद किया जाए। और उसके बाद ठीक है, जब वो कंपनी बंद होती है तो उन्हें इम्प्रेस मिल्स में भेजा जाता है, जो कि एक टेक्सटाइल कंपनी थी, टाटा ग्रुप का ही पार्ट था। तो वो कंपनी भी एक फाइनेंशियल लॉसेस से जा रही थी। वहाँ पे भी उन्होंने अच्छा काम किया और बहुत ही कोशिश की कि उसमें बदलाव लेकर आए। पर कुछ कारणोंवश वो कंपनी भी सक्सेसफुल नहीं होती है और कंपनी बंद हो जाती है। और काफ़ी मतलब दुःख होता है जब आप बहुत मेहनत करते हो, बहुत ही मेहनत करते हो एंड वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं होती है, या सक्सेसफुल होके भी नहीं होती है, तो बहुत ही एक डिप्रेसिंग फ़ील होता है। लेकिन मेरे ख़्याल से यही उनका एटीट्यूड था जो उन्हें एक लेजेंड बनाता है। उन्होंने, मुझे नहीं लगता है कि अ, इसे दिल पे लिया। उन्होंने और काम करते गए और जो उनकी एबिलिटीज़ थी, उनकी स्किल्स थी ना, वो जमशेदजी टाटा तक जा रही थी। ओके, और उन्हें पता था कि ये लड़के में कुछ तो बात है। ना कि सिर्फ़ उन्हें पता था, ये एक पूरे फैमिली को पता था, मैनेजमेंट को पता था कि रतन टाटा में कुछ तो बात है, कुछ तो ऐसी इम्प्रेसिव स्किल्स है जो जो टाटा ग्रुप को चेंज कर सकती है। सो ये सब चीज़ों को देख के फाइनली 1991 में जेआरडी टाटा रतन टाटा जी को टाटा ग्रुप एंड सन्स का चेयरमैन घोषित करते हैं। सो ये एक सिग्निफिकेंट चेंज था टाटा ग्रुप के लिए, बहुत ही बड़ा फैसला था। एंड जब जब ये फैसला लिया गया तो सिर्फ टाटा के इंटरनल नहीं बट एक्सटर्नल एज वेल, सॉरी, एक्सटर्नल एज वेल नहीं, इंटरनल लोगों ने भी क्वेश्चन उठाए। उसमें से एक बड़ा सवाल तो ये था कि जो रतन टाटा के फादर थे वो एडॉप्टेड चाइल्ड है। सो वो जो ब्लड लाइन है ना, वो टाटा की नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चंस उठाए गए थे, बट फिर भी जो किस्मत को तय था वो होना ही है। सो रतन टाटा चेयरमैन बन जाते हैं और उसके बाद वो अपनी एबिलिटीज और स्किल्स के ज़रिए टाटा ग्रुप को एक अलग शिखर पे लेके जाते हैं। सो सो टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेशन सर्विसेज जैसी कंपनीज उनके नेतृत्व में शुरू की जाती है और टीसीएस जैसी पहली कंपनी थी जिनके स्टॉक्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुए थे। सो मैं कुछ किस्से आपको बताऊंगा, फेमस किस्से उनके बारे में। सबसे सबसे एक फेमस किस्सा है, पता है आपको? सबसे एक फेमस किस्सा जो जो रिजेक्शन ऑफ अ डील विद फोर्ड। सो जो फोर्ड कंपनी है, उनको टाटा मोटर्स टाटा जी बेचने गए थे, रतन टाटा जी बेचने गए थे 1990 में, क्योंकि टाटा मोटर्स में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, अनबियरेबल लॉस हो रहा था। तो उन्होंने यही सोचा कि इसे अभी बेच दिया जाता जाए तो वही सही है। सो सो जब वो वहाँ गए ना, तो जो उनके फोर्ड के जो चेयरमैन थे ना, उन्होंने टाटा जी की काफ़ी इंसल्ट की, रतन टाटा जी को। ये ना अमेरिका गए थे, डेट्रॉइट में। मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा और मैं स्क्रिप्ट में भी लिखना भूल गया हूँ। अगर मुझे मिला तो मैं नीचे वीडियो में पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। अ, जब वो डेट्रॉइट गए मीटिंग के लिए फोर्ड के साथ, तो उनके एग्जीक्यूटिव्स ने भी काफ़ी ह्यूमिलेट किया, कहा कि अगर आपको कंपनी चलानी नहीं आती तो आपने शुरू क्यों की, आपने एक्सपांड क्यों किया कार डिवीजन। सो सो पैसेंजर कार डिवीजन एक्सपांड क्यों किया, क्योंकि टाटा इंडिका, टाटा जी, रतन टाटा जी की ने काफ़ी दिल से करीब थी। आपको अगर आप नेट पे सर्च करोगे ना, तो आपको ऐसे फ़ोटोज़ भी मिल जाएँगे जो वो टाटा इंडिका में बैठे हैं। और पर्सनली मुझे भी पसंद आती है वो कार। मैं उस कार में बैठा हूँ काफ़ी बार। और जब मतलब रतन टाटा जी के को काफ़ी, अरे बट ऑब्वियसली यार, कोई भी आपको इंसल्ट करेगा तो काफ़ी बुरा लगता है। तो वो ना
वहाँ से लौट आए इंडिया लौट आए, और उन्होंने फिर मैनेजमेंट से रिपोर्ट मांगी कि मुझे एक प्रॉपर रिपोर्ट चाहिए कि ये कंपनी में क्या हुआ। और फिर उन्होंने टाटा मोटर्स के रिवाइवल पे काम किया। और किस्मत का ये देखो, खेल देखो कि रतन टाटा जी ने टाटा मोटर्स को एक प्रॉफिटेबल वेंचर में कन्वर्ट करके उसके बाद उन्होंने उसको एक अच्छे शिखर पे लेके गए। एंड देन अभी रिसेंटली 2000 आफ्टर 2010 और मे बी आई थिंक सो 15 या मे बी 2006 टू 10 के बीच में फिर वो फोर्ड मोटर्स ट्रबल में चली गई। ओके। एंड जब ट्रबल में गई तो फिर फोर्ड का मालिक यहाँ आया इंडिया में, और रतन टाटा को कंपनी बेचना उन्होंने ऑप्शन रखा कि रतन टाटा जी खरीदेंगे। और रतन टाटा जी ने ये कंपनी को खरीदा। और जब वो मीटिंग रूम में बैठे थे ना, उन्होंने एक बार भी ऐसा एक्सप्रेस नहीं किया कि ये देखिए ये वही दिन है कि आपने मेरी बेइज्जती की थी जब मैं अपनी कंपनी आपको बेचने आया था, और आज आप मेरे घर पे आए हो, आज आप मेरे पास आए हो कि आप मेरी कंपनी खरीदो। उन्होंने ये एक बार भी इस चीज़ को जताया नहीं। ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात। मतलब ये करने के लिए जिगरा होना चाहिए सच में। मैं सोच नहीं सकता कि कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल किया होगा उन्होंने कि नहीं, मैं ये बात नहीं करूँगा, ये बात मैं नहीं बोलूँगा, ये इस तरह मैं नहीं जताऊँगा। और बल्कि उन्होंने कहा कि रिस्पेक्टफुली उन्होंने कहा कि मैं इस कंपनी को खरीदूँगा, और जो आपका ब्रांड नेम है जैगुआर, मैं इसे चेंज नहीं करूँगा, लैंड रोवर एंड जैगुआर, मैं इसका नाम यही रखूँगा एज़ अ रिस्पेक्ट। तो जो वो ओनर थे, जो फोर्ड के जो चेयरमैन आए थे वहाँ पे, उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने कहा कि आप एहसान कर रहे हो ये कंपनी को खरीद के हमसे, आप एहसान कर रहे हो। ये एक पोएटिक जस्टिस हो गया है। है ना? शब्दों का बदला एक्शन से। तो ये बता दिए कि यार उनकी जो कैपेबिलिटीज, उनका जो विजन है वो कितना आगे था, कितना आगे। अब आपको मैं बताऊं, ये जो टाटा नमक है ना, टाटा नमक, इंडिया जो है ना, इंडिया वो बहुत ही ना एक बुरे दौर से गुजर रहा था 1990s में। और गोइथियर और मेंटल डिसेबिलिटीज जैसी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही थी, जो कि आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होती है। तो ये देखते हुए टाटा जी ने रतन टाटा जी ने टाटा का खुद का नमक लॉन्च किया, आयोडाइज किया, एंड उसको एक ब्रांडेड सॉल्ट बनाया, और जिसको कहते हैं टाटा नमक, देश का नमक। इस ब्रांड कैंपेन से ये टाटा नमक बहुत फेमस हो गया और टाटा को एक हाउस होल्ड प्रोडक्ट बना दिया, घर घर में बिकने लगा। मुझे आज भी पता है, मैं ₹2.5 जब मैं छोटा था तो मैं ₹2.5 का पैकेट खरीदने जाता था। अब तो 10-12 रुपए का मैंने लास्ट खरीदा था। फिर उसके बाद तो आई थिंक सो हम ऑनलाइन ही ऑर्डर करते हैं, और वो मेरे पापा ऑर्डर करते हैं, तो मुझे नहीं पता अभी क्या प्राइस चालू है। सो काफ़ी साल पहले तो 10-12 रुपए में खरीद के आया था। इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहे हैं इंडिया में सच में बहुत ज़्यादा ही। एंड देन उसके बाद एक और कहानी आती है। यार ये कहानी ना मुझे सच में, मतलब मैंने ये जर्नी को देखा है। टाटा नैनो, यस, टाटा नैनो। टाटा नैनो का जो आइडिया था ना रतन टाटा जी को, 2003 में आया था। जब जब उन्होंने ना एक परिवार को बारिश में जाते हुए देखा स्कूटर पे, 4 लोगों की फैमिली, चार लोगों की एक फैमिली एक ही स्कूटर पे ट्रैवल कर रही थी बारिश में, और बहुत ही स्ट्रगल कर रही थी। तो बट ऑब्वियसली इंडिया की सड़कें मतलब बिल्कुल अच्छी नहीं है सच में, बहुत ज़्यादा तकलीफ है इस चीज़ की, बहुत ज़्यादा। हमारे पॉलिटिशियंस को ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पे। जेन्युइनली नीड है इंडिया को एक अच्छी सड़कों की। एंड मुझे हाईवेज का नहीं पता, बट रोड्स की तो बहुत हालत ख़राब है, जो इंटरनल रोड्स है। मुंबई तो पूरा टूटा हुआ है, पूरा टूटा हुआ है मुंबई, पूरा का पूरा। सच में पूरा टूटा हुआ है, कहीं नहीं बना हुआ है मुंबई। बहुत तकलीफ होती है। अगर बना भी हुआ है तो वो ऐसी जगहों पे बना हुआ है जहाँ पे बहुत ही रईस लोग रहते हैं, और हमें जाने से मतलब नहीं है वहाँ। सो उन्होंने ये देखते हुए एक सोचा कि मैं एक मिडिल क्लास पीपल को एक अफोर्डेबल कार या ऑटोमोबाइल प्रोवाइड करना चाहता हूँ। और उन्होंने एक अपनी टीम को बुलाया और उन्होंने नैनो का निर्माण किया, कि छोटा, लेकिन ये सच में ऐसी है कि 4 लोग इसमें आराम से बैठ जाएँगे नैनो में। सो लेकिन ना नैनो को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। एक तो मतलब पुअर ब्रांडिंग। जब मैं नैनो लॉन्च हुई थी ना, तो तब मैं ना 11th-12th में था, यानी कि 2011-12। तो उसे ना माचिस का डब्बा बोलते थे नैनो को।
तो जो कि सही नहीं था एक्चुअली में। वो टाइम पे वो ना 1,20,000 या 1,30,000 की मिल रही थी वो टाइम पे। तो विच इज़ वेरी चीप एट दैट टाइम, क्योंकि एक सेकंड हैंड वैगनआर भी वो टाइम पे 2-2.5 लाख की आ रही थी। सो वो एक सेकंड हैंड वैगनआर से भी सस्ती मिल रही थी। सो मुझे लगता है लोगों ने ये सोच के एक्सेप्ट नहीं किया। और शुरुआती दौर में ना नैनो के कुछ सेफ्टी कंसर्न्स भी आए थे कि सडनली आग पकड़ रही है गाड़ी, और हायर रनिंग कॉस्ट कि जब जब कार की मेंटेनेंस है ना वो बहुत ही महंगी है एज कम्पेयर टू सुजुकी कार्स, मारुति सुजुकी। यस, स्विफ्ट ने ना धमाल मचा दिया था, धमाल। 2008 2003 से लेके 2010 तक स्विफ्ट ने रूल किया। टू बी ऑनेस्ट हर कोई स्विफ्ट खरीदता था। मेरे आजू बाजू पड़ोस में ऑल्टो, स्विफ्ट, मारुति सुजुकी 800, ये तीनों कारें ही पड़ी होती थी। स्विफ्ट को लग्जरी भी बोलते थे एक्चुअली वो टाइम पे। एंड डिज़ायर तो सीरियसली डिज़ायर ही थी लोगों की काफ़ी। अब तो यार मतलब बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ गए मार्केट में। एंड यार ये कार ना जेन्युइनली मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आज तक एक अच्छी कार अफोर्ड नहीं कर पाया ड्यू टू सर्टेन रीजंस। मीन्स एक न्यू कार नहीं अफोर्ड, अगर मैं आज भी लेने जाऊंगा ना तो मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं एक न्यू कार खरीदूं। मुझे एक सेकेंड हैंड कार ही लेनी पड़ेगी अच्छे फीचर्स के साथ। सो मुझे लगता था कि टाटा नैनो यही विजन को देख के बनाया गया कि एक मिडिल क्लास इंसान ले सके। बट जो उन्होंने बंगाल में प्रोडक्शन प्लांट डाला था सिंगूर में, उधर यूनियन इश्यूज, लैंड डिस्प्यूट को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, और जिसके वजह से प्रोडक्शन डिसकंटिन्यू करना पड़ा और डिस्ट्रीब्यूशन में तकलीफ आ रही थी क्योंकि वो सप्लाई प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। तो तो ये वजह से कि टाटा नैनो शट डाउन हुई, और आज आई थिंक सो ये रीसेल प्राइस में मिल रही है टाटा नैनो ऑन सम वेबसाइट्स, OLX या मे बी कोई डीलर्स के पास आपको मिलेगी, फेमस डीलर्स के पास। सो टाटा नैनो बंद हो गई और इनसे उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ एक्चुअली में, क्योंकि उन्होंने ये प्रोडक्ट बहुत ही दिल से बनाया था। इवन एक स्टोरी फेमस है कि वो मैकेनिक का वेट कर रहे थे कि वो आए, टायर बदले। उन्हें उन्हें टेस्टिंग करनी थी, कार बदले। तो वो मैकेनिक को आने में कुछ लेट हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि क्यों वेट करे, मुझे भी बदलना आता है, और उन्होंने खुद कार का टायर बदला। अरे वो लेजेंड थे, लेजेंड खुद कार का टायर बदल रहा है। सो ये एक दर्शाता है कि वो कितने डाउन टू अर्थ पर्सन थे, जेन्युइनली डाउन टू अर्थ। और मतलब इस तरीके से उनकी इतनी सारी कहानियाँ हैं, इतनी सारी। जब जब कोविड-19 हुआ था, तो उन्होंने 1500 करोड़ दान कर दिए गवर्नमेंट को। कोविड फंड रिलीफ जो फंड स्टार्ट हुआ था, उसमें, हेल्थ केयर में, और अपने एम्प्लॉइज़ को बहुत सारा उन्होंने हेल्प किया जहाँ-जहाँ हेल्प कर सकते थे। मतलब कितने सारे बिज़नेसमैन थे, छुप गए थे, सब अपने मतलब से मतलब रख रहे थे, लेकिन उन्होंने ये चीज़ को पीछे छोड़ते हुए कहा कि नहीं, दिस इज़ द टाइम टू सेव द ह्यूमैनिटी। और उन्होंने 1500 करोड़ डोनेट किए और एक बड़ा योगदान दिया इस पेंडेमिक से फाइट करने में। एक एक और मशहूर किस्सा है, पता है आपको? ये मैंने ना जस्ट अभी सुना था, पहले भी मैंने एक्चुअली सुना था। जो जो प्रिंस चार्ल्स है, ओके, तो बर्मिंघम में उन्होंने एक अवार्ड सेरेमनी रखी थी, और उस पे उस सेरेमनी में रतन टाटा जी को इनवाइट किया था। तो उन्हें ना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा था, लेकिन बाद में उनके पास एक मैसेज आता है कि रतन टाटा जी नहीं आ पाएंगे। तो तो वो शॉक हो गए कि क्यों नहीं आएंगे। जब उन्होंने आगे पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि मेरा जो पेट है, जो मेरा कुत्ता है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं उसे मेरी ज़रूरत है, तो मैं उसके साथ रहना प्रेफ़र करूँगा, और मेरे बिहाफ़ में आप किसी को और अवार्ड दे दीजिए। तो तो ये चीज़ बताती है कि भई वो जानवरों को लेके कितने सिंसियर है। आपने सिद्धांशु नायडू, हाँ, सिद्धांशु नायडू, यार ये बहुत यंग लड़का है, मतलब ही इज़ ओनली 31, एंड वो एज में भी और काफ़ी ज़्यादा ही छोटा लगता है। तो तो जो लास्ट प्रोजेक्ट था, आई थिंक सो, जो उनके दिल के करीब था, वो जो डॉग्स के, आप अगर जाते रहोगे ना तो डॉग्स के गले में एक पट्टा दिखता है आपको, रेड कलर या लाइटिंग पट्टा। तो ये जो है ना उनका ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, एनजीओ, पेट्स का जो एनजीओ है ना वो चला रहा है। तो 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 जो ये लड़का था, इसने एक बार देखा था कि एक डॉग का एक्सीडेंट हुआ कि वो डॉग दिखाई नहीं दिया। बस ये सोच के ना उसने एक प्रेजेंटेशन बनाई
कि इस तरीके से हम इस चीज़ को ओवरकम करेंगे। और ये प्रेजेंटेशन अपने पिताजी के कहने पे उन्होंने रतन टाटा जी को भेजी। एंड देन रतन टाटा जी का एक रिप्लाई बैक आता है कि आप टाटा में आइए, आप मेरे ऑफिस में आइए और वहाँ पे आके मुझे प्रेजेंटेशन दीजिए। और ये शायद टाटा जी को प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने सुधांशु को काफ़ी बड़ा एक अमाउंट डोनेशन में दिया। ये अमाउंट करोड्स में था एंड आई थिंक सो ये कहीं पे फिक्स नहीं है क्या था, बट उससे पहले उन्होंने ना उसे बाहर भेजा कि आप इससे अच्छे से पढ़कर आओ, इसे कैसे किया जाएगा उसका एक फ्रेमवर्क लेकर आओ एंड देन इंडिया में आके एप्लीकेबल करो। वो फिर बाहर गए यूएस, वहाँ से पढ़ा उन्होंने, फिर वो वापस इंडिया आए एंड देन उसके बाद अ, उन्होंने स्टार्ट किया एंड ये कैंपेन स्टार्ट की। और अभी बहुत सारे एनजीओज के पास वो इक्विपमेंट्स आ गए कि वो जाते हैं डॉग्स को क्योंकि ये बहुत ही एक डेंजरस काम है टू बी ऑनेस्ट। मेरे मतलब मेरी एक फ्रेंड भी करती थी ये, तो वो बता रही थी थोड़ा कि कैसे सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके करते हैं, क्योंकि डॉग्स को ऑब्वियसली रेबीज होता है। तो उसको दायरे में रखते हुए कैसे हेल्प कर सकते हैं। एंड देन एक और कहानी आती है। और फिर बाद में जो सुधांशु है ना, ये रतन टाटा जी की देखभाल, उनको खाना पिलाना और उनके साथ उनका असिस्टेंट ही बन गया और एंड तक उनके साथ रहा। एंड तक जो लास्ट वीडियो वायरल हो रही है उसके साथ, जो ट्रेंडिंग पे है आज के दिन पे, 12 अक्टूबर इवन ट्रेंडिंग पे है यूट्यूब पे, तो वो एयरपोर्ट से लेकर आ रहे हैं उन्हें एंड वेरी विच इज़ वेरी इमोशनल। मैं एक और सीन को देख के इमोशनल हो गया था, पता है आपको? जब मैंने ये देखा था कि एक अवार्ड सेरेमनी चल रही थी टॉप सीईओज की या टॉप चेयरमैन्स की। तो जब रतन टाटा जी को अवार्ड मिल रहा था तो उससे उन्हें अवार्ड देने के लिए अ, खुद इन्फोसिस के मालिक नारायण मूर्ति आए थे स्टेज पे और नारायण मूर्ति उनके पैर पड़ रहे हैं। ये दोनों कंपनीज देखो, टीसीएस एंड इन्फोसिस, दोनों एक दूसरे की कंपिटिटर है, लेकिन रेस्पेक्ट देख रहे हो आप रतन टाटा की कि जो उन्हें अवार्ड देने आ रहा है वो पहले उनके पैर छू रहा है। तो ये ना आप देखोगे ना इंटरनेट पे, आप इमोशनल हो जाओगे। वो जब उनको उठा के गले लगाते हैं वो काफी झुके हुए लग रहे थे एंड बट ऑब्वियसली उनकी एज हो चुकी थी, मतलब काफी ही वाज 82 आई थिंक सो, नियर टू 82 83। तो तो वो जब मैंने सीन देखा ना मैं काफ़ी इमोशनल हो गया कि इज़्ज़त हो कमाओ तो ऐसी कमाओ कि जो आपका कॉम्पिटिटर है वो भी आपके पैर छुए। तो ये देखो वो क्या चीज़ सिखा के जाते हैं और क्या हैंडसम लगते थे। जब मैं कॉलेज में था, जब मैं उनके ऊपर रिसर्च कर रहा था ना, तो मैंने अपने पिताजी को भी दिखाया था उनका फ़ोटो, देखो पापा रतन टाटा जी ऐसे दिखते थे अपने ज़माने में, उनकी आईज़ देखो आप। सो आईज़ से बात करूँ तो मैंने थोड़े टाइम पहले उनका एक इंटरव्यू देखा था सेमी ग्रेवाल से। तो ये चीज़ सच है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट अगर आप पहले के ज़माने की न्यूज़ देखोगे ना तो वहाँ पे सेलिब्रिटीज़ का बहुत ही स्पेकुलेशन किया जाता था कि इनका अफेयर इनके साथ है। तो रतन टाटा जी ना सिमी ग्रेवाल के साथ काफ़ी जगह पे अपीयर हुए थे, तो कहा जाता है कि उनके साथ भी उनका रिलेशनशिप था, बट आई थिंक सो वो नहीं हो पाया। सिमी ग्रेवाल इज़ अ वेरी फेमस टीवी एक्ट्रेस एंड होस्ट, जिन्होंने खुद टाटा जी का इंटरव्यू भी लिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने अमिताभ बच्चन, जया भादुरी और शाहरुख खान, गौरी खान, इनके साथ भी उनके इंटरव्यूज़ बहुत ही फेमस इंटरव्यूज़ हैं, आपने कहीं न कहीं देखी होगी। और ये मैं आपको बता दूँ, जो ऋषि कपूर की मूवी थी कर्ज, उसमें जो विलेन एक्ट्रेस थी ना, वो इन्होंने रोल प्ले किया, सिमी ग्रेवाल। सो ये थी कुछ कहानियाँ टाटा जी के ऊपर। और और मतलब हाँ, एक ये जो मैंने प्रिंस चार्ल्स की जो कहानी बताई ना, उसमें प्रिंस चार्ल्स ये भी बताते हैं कि ये टाटा जी खुद कहीं नहीं बता रहे ये बात, मैं आपको बता रहा हूँ। और इसीलिए जो डॉग्स है ना, टाटा को अलाउड है, मीन्स टाटा के हॉस्पिटल्स या कहीं पे भी कोई डॉग अगर अगर एंट्री कर जाता है, स्पेशली एक बहुत वीडियो वायरल हुआ था बीच में कि ताज होटल में एक स्ट्रीट डॉग आ जाता है तो उसे बाहर नहीं निकाला जाता, उसे बाहर नहीं निकाला जाता। तो एक रिस्पेक्ट है जो, और उन्हें स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन है फ्रॉम रतन टाटा जी की उसने बाहर नहीं निकाला जाएगा, उनको ट्रीट किया जाएगा अच्छे अच्छे तरीके से। सो ये एक चीज़ दर्शाती है कि उनका प्यार जानवरों के प्रति। और इसी प्रोजेक्ट पे अपने एंड में वो काम कर रहे थे और उन्होंने एक 5 मंजिला अस्पताल मुंबई में बनवाया है, जो जानवरों का एक टाइम पे 5,000 कम से कम जानवरों का इलाज कर सकता है। इतनी
पता है जब आपको 26/11 हुआ था, तो तो ये ताज एंड ओबराय और एक होटल में हुआ था आई थिंक सो, वहाँ पे अटैक हुआ था, वहाँ के लोगों को कैप्चर किया गया था और हॉस्टेज बनाया गया था एंड वहाँ पे मास शूटिंग हो रही थी, एक्चुअली फायरिंग हो रही थी, सीधा शूट किया जा रहा था टेररिस्ट के थ्रू। तो जो जो मुझे एक प्रोजेक्ट, मतलब हमारे कॉलेज में ना एक प्रोजेक्ट दिया गया था कि फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द कल्चर और द वैल्यू बींग्स ऑफ एम्प्लॉयज between Tata and other hotels. Okay, so so between the Taj Hotel and other hotels. So वहाँ पे ना, मतलब मैंने ये प्रेजेंट नहीं किया था, बट जो लोग प्रेजेंट कर रहे थे तो उसमें से एक लड़का बता रहा था कि जो उनका सिलेक्शन प्रोसेस है ना होटल्स में, जो एम्प्लॉयज़ आते हैं वो ना, वो कैसे सिलेक्ट करते हैं पता है, वो एक ओपन अपॉर्चुनिटीज़ रखते हैं और वो प्रेफर करते हैं कि जो अपने कल्चर से जुड़ा है ना उसे हायर करे। इंटरव्यू में ये पैरामीटर्स होते हैं, इंटरव्यू में ये पैरामीटर्स होते हैं कि अपने कल्चर से जो जुड़ा हो और जो वैल्यू से जुड़ा हुआ हो, उन इंसानों को हायर किया जाता है, उन लोगों को हायर किया जाता है, ये एक पैरामीटर उनका है। तो जब जब अटैक हुआ था ना, जो एम्प्लॉइज़ खुद भाग के जा सकते थे, वो पहले प्रेफ़र कर रहे थे कि जो वहाँ पे लोग हैं, जो वहाँ पे कस्टमर्स हैं, जो होटल में रहने आए हैं, जो होटल में खाने आए हैं, पहले उन्हें बाहर निकाला जाए। उसके बाद फिर वो अपने निकलने का देख रहे थे और इस चक्कर में बहुत सारे स्टाफ ने अपनी लाइफ गंवा दी, जिनको बाद में ना कि सिर्फ स्टाफ, ना कि सिर्फ कस्टमर्स, बट इवन जो पुलिस वाले इन्वॉल्व थे इस अटैक में, रतन टाटा जी ने खुद जाके उनके घर पे पर्सनली विजिट करके उनकी मदद की। उन्होंने उन्हें कहीं लाखों रुपए डोनेट कर दिए, उनके फैमिली का ख्याल, खाना पीना, खर्चा, बच्चों के पढ़ाई के खर्चे उन्होंने सब उठाया। इवन 80 लैक्स तक डोनेट किया एक एक फैमिली को, ये तक भी लिखा हुआ है आर्टिकल्स में। सो दैट वाज द फिलेंथ्रोपी ऑफ रतन टाटा जी। वो इतने इतने कंसर्न थे ह्यूमंस को लेके, मतलब नहीं सोचते हम नहीं सोचते हैं, अपने साथ जो लोग रहते हैं ना, हम उनके बारे में भी नहीं सोचते। पर पर ये इंसान वो इंसान था जिसका खुद का परिवार नहीं था, पर फिर भी इतनी स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़, उनमें इतनी स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ कि उन्होंने हर अपने नियर बाय को अपना परिवार बना दिया। इन सब से ऊपर एक और बात मैं आपको बताता हूँ, जो कि मुझे बहुत ही ना चौंका देती है और मुझे ऐसा लगता है कि इस बात की वजह से ना मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैं एक बार सर रतन टाटा से मिल लेता था, बस एक फ़ोटो उनसे खिंचवा देता था। एज़ अ मेमोरी मेरे साथ रहती थी मेरे लाइफ़ टाइम तक वो चीज़, पर वो नहीं हो पाया। मैंने सोचा था कभी ना कभी कोई ना कोई जो फ्री इवेंट्स दिखते हैं, मैं कहीं न कहीं अप्लाई करके जाऊँगा वहाँ पे, बट अनफॉर्च्युनेटली ये चीज़ नहीं हो पाई। मेरे को बहुत दुःख रहेगा इस चीज़ का, लाइफ़ टाइम बहुत दुःख रहेगा एक्चुअली में। सच में मेरी ये दिल से इच्छा थी, जब मुझे पता चला कि जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, जहाँ वहाँ पे कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। मैं अपनी एक पिछली ऑफ़िस में था, वहाँ पे एक मेरा जो कलीग था, उसकी मदर को कैंसर डिटेक्ट हुआ एंड कीमोथेरेपी के लिए उस हॉस्पिटल में इलाज हुआ उनका, और वो ठीक हो गए। और वो इतना खुश हो रहा था, इतना खुश हो रहा था, वो बोल रहा था कि ये टाटा की वजह से बची है बस। अगर वहाँ हम नहीं लेकर जाते, तो शायद वो ना बच पाती। और पता नहीं कितने ऐसे किस्से हैं, इवन मेरे मेरे वाइफ़ के फैमिली में एक पर्सन को कैंसर डिटेक्ट किया गया, ब्लड कैंसर, और उनका भी इलाज टाटा में हुआ और वो बिल्कुल ठीक हो गए अभी। ये महानता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है ना कि ये बहुत ही तेज़ी से फैल रही है इंडिया में, और इंडिया इज़ द हाईएस्ट कंट्री हु हैव कैंसर पेशेंट्स। और हमारा मेडिकल सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ही पीछे है, बहुत ही पीछे एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। सो सो मुझे लगता है कि ये जो टाटा ने गिफ्ट दी है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, ये जो रतन टाटा जी से हमें गिफ्ट मिली है एक्सपांशन में, ये नहीं बयां की जा सकती। मेजर 60% ऑफ रेवेन्यू, यहाँ तक कि कहते हैं कि टाटा का डोनेशंस में जाता है, और उसमें से एक बड़ा चंक टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में जाता है, क्योंकि यस, कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। और जो जो कौन को डॉक्टर्स रहते हैं, उनकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, बहुत ही ज़्यादा।
तो इसका हम कर्ज नहीं चुका सकते। सच में ये जो टाटा जी ने दिए, खुदा ना खास्ता कभी किसी का जाना वहाँ हो हॉस्पिटल में ना हो तो सबसे ज़्यादा ही अच्छा। बट मैंने एक आर्टिकल में देखा था कि एक लड़के के बारे में लिखा हुआ था, रवि नाम का। वो जब गांव से अपने आया अपनी माता जी को लेके इस हॉस्पिटल में इलाज के लिए, तो उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर है। लेकिन वहाँ के लोगों ने उसे दिलासा दिलाया कि नहीं, आपकी मम्मी ठीक हो जाएगी, और वो ठीक हो भी गई। तो वो जब अपना फीडबैक दे रहा था इंटरव्यू में या उसने कहीं आर्टिकल में, तो उसने कहा कि ये एक मतलब ना भगवान की देन है, ये हॉस्पिटल एक वैल्यू से भरी हुई है कि यहाँ पे लोगों का पर्सनली ख्याल रखा जाता है पर्सनली। तो ये थी कुछ महान बातें रतन टाटा जी के बारे में, जिन्होंने हमेशा वैल्यूज़ में बिलीव किया। वैल्यूज़ में पैसा तो बहुत सारे लोगों के पास रहता है, बट एक नीयत नहीं होती है कुछ अच्छा करने की। बहुत सारे लोगों के पास है, मतलब मिलियन डॉलर्स बिलियन डॉलर्स है लोगों के पास सच्ची में। हमारे आजू बाजू भी कुछ लोग ऐसे रहते रहेंगे जिन्हें बहुत पैसा है, लेकिन वो कभी भी एक अच्छा काम नहीं करना प्रेफर करते हैं। वो भागते हैं अच्छे काम से, एक्चुअल में भागते हैं। अ, इनके जीवन से हम ये सीख ले सकते हैं कि हमें जब भी अच्छा काम करने का मौका मिले, हम पीछे ना हटे, तुरंत कर दे बिना सोचे अच्छा काम। लेकिन जब बुरा काम करे तो 100 बार सोचे। एंड ही इज़ अ लाइफ टाइम बैचलर। एंड आई थिंक सो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उनका खुद का परिवार तो नहीं था, लेकिन अ, उन्होंने अपने स्टाफ और लोगों को ही इस कंट्री के लोगों को ही अपना बना लिया। एंड यही बातें हमें मजबूर करती है कि हम हर मोमेंट उनके हर मोमेंट से सीखें। हर मोमेंट से, उनके उठने से, उनके बैठने से, उनके उठने में, उनके चलने में, उनके बात करने में सच में सीख थी। आप भले वीडियोज़ उनकी जाके देखिए ना, जिस तरीके से वो कपड़े पहनते थे ना, वो कितनी हम्बिलिटी बताती थी कि एक फॉर्मल शर्ट, पैंट एंड बेल्ट एंड शूज़ पहने हैं, दैट्स इट। ये एक ऑफिस जाता हुआ बंदा जो नॉर्मल बंदा है ना, वो इस तरीके के कपड़े पहनता है, एक बिजनेसमैन नहीं। आप आज के बिजनेसमैन को देखिए जो जो टीवी पे आ रहे हैं, वो किस तरीके से मीन्स रील्स और ये सब बनाते हैं। बट ही वॉज फार अवे फ्रॉम ऑल दीज। एंड जब वो सोशल मीडिया पे आए ना, तो इंटरएक्टिवली रिस्पॉन्स भी देते थे वो लोगों को। तो वो सोशल मीडिया पे थे, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं की, क्योंकि वो माइंडसेट ही ऊपर चला गया था उनका बहुत ज़्यादा ही। एंड उनका एक बहुत ही फेमस कोट है, अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अस गोइंग, बिकॉज अ स्ट्रेट लाइन इवन इन एन ईसी जी मीन्स वी आर नॉट अलाइव। इतना अप्स एंड डाउन्स था उनके लाइफ में। एंड आखिर में ये कहते हैं कि अप्स एंड डाउन्स ज़िंदगी में आना बराबर है, क्योंकि एक अगर स्ट्रेट लाइन ईसीजी में आती है तो वो भी बताती है कि हम जिंदा नहीं हैं। सो अप्स एंड डाउन्स आर नेसेसरी इन लाइफ। यस, अगर अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो हम भी अपना माइंडसेट इतना स्ट्रांग रखेंगे कि हम डरेंगे नहीं और आगे बढ़ते रहेंगे और इस तरीके से अच्छे काम करते रहेंगे। एंड ही गिव्स अस रियल इंस्पिरेशन। Truly golden heart person. May his soul rest in peace. Thank you for watching this video. We will meet again soon in my next video. Thank you for watching. Signing off, Pavan Dhanwani.